Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of cooperatives. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, जिनका मेन पर्पज होता है जो भी मेंबर्स इनके साथ में अटैच्ड होते हैं या जिनके साथ में जुड़े हुए होते हैं उनके प्रॉपर इंटरेस्ट को कंप्लीट करना। सर्विस मोटिव इसका पर्पज होता है, प्रॉफिट मोटिव इसका पर्पज नहीं होता है। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो भी वीकर सेक्शन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस अपनी वर्किंग को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं। जब कभी भी हम कोऑपरेटिव एंटरप्राइज की बात करते हैं तो दीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक पर्पजेस। तो इकोनॉमिक पर्पज के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक पर्पज के लिए भी इनको एस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करती है, नॉन इकोनॉमिक पर्पजेस को भी ये कंप्लीट करती है। तो इसके रेफरेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं, क्योंकि डिफरेंट पर्पजेस हो सकती है। तो उन डिफरेंट पर्पजेस को ध्यान में रखते हुए हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या क्या वेरियस टाइप्स हैं इसके रेफरेंस में? द वेरी फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या मतलब होता है? दीज सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू प्रोवाइड बेटर एंड क्वालिटी कम्युनिटीज टू कंज्यूमर मेंबर एट अ चीपर रेट। ऑल्सो सच सोसाइटीज गिव इंसेंटिव्स टू द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस ऑन परचेजेस मेड फ्रॉम द सोसाइटी। यानी कि जब हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेट करते हैं तो इनका पर्पज़ क्या होता है? इनका पर्पज़ होता है अपने कंज्यूमर मेंबर्स को बेटर और क्वालिटी कमोडिटीज़ को चीपर रेट पर अवेलेबल कराना। क्योंकि मार्केट में एमआरपी पर मिल रही होंगी ना, लेकिन ये क्या होता है? डिस्काउंटेड वे में, कम से कम प्राइस में या चीपर रेट में क्वालिटी और बेटर गुड्स को अपने कंज्यूमर मेंबर्स को अवेलेबल कराते हैं, और इस पर्पज़ से ही इन सोसाइटीज़ को सेट किया जाता है। इसके साथ साथ ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं? जो भी इनके मेंबर्स या कंज्यूमर मेंबर्स होते हैं, जब ये इन सोसाइटीज़ से डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग इन्हें बोनस के फॉर्म में इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और उससे से इन्हें चीपर रेट पर ये गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम इन सोसाइटीज़ को कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम देते हैं। सेकंड की बात करते हैं। द सेकंड वन इज नोन एज द प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या होता है इस सोसाइटी में? इन सच सोसाइटीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स और द कंज्यूमर्स में जॉइन हैंड्स विद अ व्यू टू कैरिंग ऑन प्रोडक्शन कलेक्टिवली। यानी कि जब हम प्रोड्यूसर्स या इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो स्मॉल लेवल पर प्रोड्यूसर्स हैं या स्मॉल लेवल पर वर्कर्स हैं या फिर स्मॉल लेवल पर कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ में हाथ मिला लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, एक वॉलंटरी बेसिस पर अपना एसोसिएशन एंश्योर करते हैं, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज को सेट करते हैं और प्रोडक्शन को कलेक्टिव बेसिस पर फॉलो करते हैं। क्योंकि स्मॉल बेसिस पर है, हर कोई इंडिविजुअल बेसिस की बात अगर करें किसी की भी तो उसके पास स्मॉल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन जब ये सारे के सारे मिलकर एक साथ बिजनेस को कैरी करेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज कलेक्टिवली ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पर ये एक बड़े साइज के बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी गुड्स इनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं वो मेंबर्स को सेल कर दिए जाते हैं, और अगर बचते हैं तो जो नॉन मेंबर्स हो उनको एट अ प्रॉफिट सेल कर दिए जाते हैं। यानी कि जो मेंबर्स हैं उनको तो ऐसे ही दे दिए जाते हैं, उनसे कोई फीस या कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं की जाती है, लेकिन अगर कुछ एक्सेस में गुड्स बचते हैं तो उनको प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन मेंबर्स को सेल कर दिया जाता है। तो हम इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सच सोसाइटीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू एलिमिनेट द कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास विच मेनली कंट्रोल प्रोडक्शन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स। पर्पज क्या है? क्योंकि जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या जहां पर इंडस्ट्रियल क्लासेस इस तरह से अवेलेबल होती हैं जो वर्कर्स या कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, उनका पर्पज केवल खुद का इंटरेस्ट कंप्लीट करना और प्रॉफिट को अर्न करना होता है। तो इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप की सोसाइटीज को डेवलप किया जाता है, जहां जो स्मॉल लेवल पर कंज्यूमर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं लार्ज लेवल पर,
और उसके बेसिस पर जो इनकी वजह से डिसएडवांटेजेस क्रिएट किए जा रहे हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की वजह से, उन डिसएडवांटेजेस से खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक, नाउ कम टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। क्या होती है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज? सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड विद अ व्यू टू कैरी ऑन distribution of commodities economically and to eliminate middlemen's profit which are very high. Such societies are formed not only for sale purposes but also for buying purposes. होता क्या है कि जब नॉर्मली कंपनीज अपने गुड्स को मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए सेल करती हैं तो उसके बीच में एक ट्रेडिशनल चैनल उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ता है। होलसेलर्स, रिटेलर्स, सोल सेलिंग एजेंट्स, C&F एजेंट्स, इस तरह से एक बहुत लंबी चेन होती है और उस चेन से गुड्स पास होते हुए फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। अब होता क्या है, जो चेन पास करी प्रोडक्ट ने उसमें हर जितने भी मिडिल मैन हैं उनके द्वारा अपना पर्टिकुलर कमीशन तो चार्ज किया ही जाएगा, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो अमाउंट तो चार्ज करेंगे। लेकिन इनके अमाउंट चार्ज करने की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने से जो फाइनली कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनकी प्राइजेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब चैलेंज क्या होता है? कंज्यूमर्स को कम रेट पर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना है। तो कम रेट पर अवेलेबल कराने के लिए डायरेक्टली कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ को ओपन किया जाता है। जो भी मेंबर्स होते हैं इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के, उन पर्टिकुलर मेंबर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कराई जाती है और इसमें जो भी मिडिल मैन्स हैं उनको प्रॉपरली एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक वे में कमोडिटीज़ उनके पास अवेलेबल हो जाती हैं और उनको कम रेट पर वो कमोडिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ है ये डिफरेंट कंपनी से कांटेक्ट करती हैं, उनसे बल्क में प्रोडक्ट्स को परचेज करती हैं और फिर जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उनको मिडिल मैन को एलिमिनेट करते हुए प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कराती है, जिससे कि उन्हें कम रेट पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। इनका पर्पज़ क्या होता है? सेल पर्पज़ नहीं है, इनका पर्पज़ बाइंग पर्पज़ भी है। तो एक तरफ तो ये सेल भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बाइंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनसे बल्क क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज़ को परचेस करते हैं और फिर उन कमोडिटीज़ को अपने मेंबर्स को चीपर रेट में अवेलेबल कराते हैं। तो हम इन्हें बोलते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। जैसा कि नाम से क्लियर है, हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सोसाइटीज़ को डेवलप किया जाता है। Such societies are formed by the small income earners who individually are not in a position to solve their housing problems. They find it difficult to purchase land and get the houses constructed economically. The societies formed by such individuals purchase land, improve it and get houses constructed for the benefit of members. हम यहाँ उन स्मॉल इनकम अर्नर्स की बात करेंगे जो अपनी इंडिविजुअल इनकम के बेसिस पर या स्मॉल इनकम के बेसिस पर हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी इनकम इतनी कम होती है कि उसके बेसिस पर ये लैंड को परचेज नहीं कर सकते और परचेज करने के बाद हाउस को कंस्ट्रक्ट करना तो इनके बस की बात होती नहीं है, और वो भी इकोनॉमिक वे में, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप किया गया। ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं? जो भी ऐसे स्मॉल इनकम अर्नर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद उनसे अमाउंट को अरेंज करती हैं और उसके बेसिस पर जो भी अमाउंट इनके पास अरेंज होती है उससे ये एक कंप्लीट लैंड को परचेज करती हैं। इसके बाद इसको इम्प्रूव करती हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं उसको ये इम्प्रूव करती हैं और इम्प्रूव करने के बाद इस पर्टिकुलर लैंड पर इनकी तरफ से हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो भी इकोनॉमिक वे में, और फिर जो हाउसेस डेवलप किए जाते हैं वो इन पर्टिकुलर मेंबर्स को अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो स्मॉल इनकम अर्नर्स की हाउसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड द फिफ्थ वन इज द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। क्या मतलब होता है इन क्रेडिट सोसाइटीज़ का? सच सोसाइटीज़ आर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद वेरी स्मॉल इनकम विद अ व्यू टू ग्रांट शॉर्ट टर्म लोन्स टू मेंबर्स एट अ चीपर रेट and reasonable terms. The capital of the societies consists of the contribution made by members by purchasing its shares and the liability of its members remains limited. यानी कि ये जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने मेंबर्स को क्रेडिट अवेलेबल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप की जाती हैं, क्योंकि अगर पर्सन्स नॉर्मल बेसिस पर बैंक से लोन लेते हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है,
लेकिन अगर वो इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ के मेंबर बन जाते हैं तो क्या करेंगे, इसके लिए उन्हें उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये इसके मेंबर्स बन जाते हैं। अब मेंबर बनने के बाद ये क्या कर सकते हैं, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से शॉर्ट टर्म लोन्स को अरेंज कर सकते हैं, और वो भी इन्हें एक चीपर रेट पर अवेलेबल होते हैं, और रीजनेबल टर्म्स के साथ में ये पर्टिकुलर लोन इनके पास अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरह से ये जो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उनको कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म लोन्स को इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज से या क्रेडिट सोसाइटीज से अवेलेबल कर सकते हैं। और जो कैपिटल की बात आती है इनके पास, तो जो इनके शेयर्स होते हैं, जब मेंबर्स के द्वारा शेयर्स को परचेज किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, तो इसके बेसिस पर इनके पास वो कैपिटल अरेंज हो जाती है, जिस कैपिटल को ये इन मेंबर्स को एज अ लोन अवेलेबल कराते हैं। लेकिन यहाँ जो मेंबर्स होते हैं इनकी जो लायबिलिटी है वो कैसी रहती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। तो इसी वजह से क्या पर्पज हुआ इसका, जो पुअर मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उन पुअर मेंबर्स को लोन अवेलेबल कराने में, वो भी एक रीजनेबल रेट पर, ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सेटअप किया गया है जो रूरल एरियाज़ में ऑपरेट करती हैं, और जो फार्मर्स हैं रूरल एरियाज़ में उनको वेरियस वेज में हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपनी वर्किंग में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज नोन एज द कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। क्या होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़? क्योंकि ये फार्मिंग से रिलेटेड होती हैं तो ये फार्मिंग के पर्पज़ को कंप्लीट करती हैं। सच सोसाइटीज़ इज वॉलंटरली फॉर्म्ड बाय farmers with a view to maximizing agricultural production with minimum possible resources. The problems of irrigation, better seeds, manures, fertilizers, improved implements and insecticides and so on can be solved more efficiently if the farmers form a cooperative farming societies. तो ये जो विलेजेस के अंदर डिफरेंट फार्मर्स हैं तो वो अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ये ग्रुप फॉर्म करने के बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनके द्वारा फॉर्म कर लिया जाता है, जिसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ का नाम देते हैं। तो क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन सोसाइटीज़ को डेवलप किया जाता है, जिससे कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया जा सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इस फार्मिंग सोसाइटी को डेवलप किया जाता है। इरिगेशन की प्रॉब्लम है, बेटर सीड्स की प्रॉब्लम है, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम है, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स की प्रॉब्लम है, या इंसेक्टिसाइड्स की प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए इन फार्मिंग सोसाइटीज़ को डेवलप किया जाता है। क्योंकि अगर एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास स्मॉल रिसोर्सेज हैं, तो उसके बेसिस पर ये बेटर क्वालिटी के सीड्स को परचेज नहीं कर सकता, बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ को अरेंज नहीं कर सकता, बेटर फर्टिलाइजर्स अरेंज नहीं कर सकता, या फिर उसको डिफरेंट टाइप के टूल्स चाहिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको वो अरेंज नहीं कर सकता, क्वालिटी इंसेक्टिसाइड्स चाहिए उनको अरेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे किसान कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो उन रिसोर्सेज के हेल्प से बेटर वे में हर फैसिलिटी को प्रोडक्शन से एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अवेलेबल करा देते हैं, और जो इनकी प्रॉब्लम होती हैं उनको कलेक्टिव वे में एफिशिएंट वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज फॉर्म करके कलेक्टिव वे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एफिशिएंट वे में सॉल्व किया जाता है, इकोनॉमिक वे में सॉल्व किया जाता है। द लास्ट वन इज द मिसलेनियस सोसाइटीज। इस तरीके से और भी बहुत सारी सोसाइटीज हो जाती हैं, यानी कि जिस टाइप का पर्पज रहेगा उस पर्पज को ध्यान में रखते हुए हम इन सोसाइटीज़ को डेवलप करते हैं। जैसे कि सर्विस कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ होती हैं, तो सर्विस पॉइंट प्रोवाइड करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक टाइप की सर्विस को अवेलेबल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप किया जाता है। लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यहाँ जो लेबर होती है वो एक दूसरे साथ में ज्वाइन करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप करती है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी डेयरी के वर्क के रिगार्डिंग और पोल्ट्री फॉर्म्स के वर्क के रिगार्डिंग ऑपरेशंस को ईजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेयरी एंड पोल्ट्री कोऑपरेटिव्स को फॉर्म किया जाता है। फिशरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिशरीज़ कोऑपरेटिव्स को डेवलप किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को प्रॉपर्ली अरेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव्स को डेवलप किया जाता है। ऐसी प्रिंटिंग प्रेस की फैसिलिटीज़ को अरेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटिंग प्रेस कोऑपरेटिव्स को फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ अलग अलग पर्पज को ध्यान में रखते हुए आप डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म कर सकते हो, जिसे हमने मिसलेनियस की कैटेगरी में पुट डाउन किया है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। थैंक यू।